ठीक है दोस्तों, मैं हूं हैरिस सुल्तान और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ साइबर पंक डिंगो हैं। वो अगर इस समय मेरे सबसे पसंदीदा यूट्यूबर नहीं हैं तो टॉप 3 में से एक ज़रूर हैं। क्योंकि असल में चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ज़्यादातर पूर्व मुस्लिम वहीं से शुरू करते हैं, अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, या आप जानते हैं वे अपनी यूट्यूब करियर या वकालत या एक्टिविस्ट करियर, जो भी आप इसे कहना चाहें, वहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने इस्लाम की आलोचना करने से शुरुआत की थी और मैंने भी 2018 में ऐसे ही शुरुआत की थी। मुझे लगता है वो एक अलग दुनिया थी। उस समय ऐसा नहीं था जैसा अब है। तो मेरे विकास के दौरान कहीं ना कहीं मैंने कहा, अरे जानो क्या, छोड़ो ये सब, हमारे सामने एक और बड़ी समस्या है, जो कि है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत या मिडिल ईस्ट को इस्लाम से मुक्त करने की चिंता करना बंद करो। भाई, जिन लोगों के बीच तुम हो वे यहाँ वेस्ट में और ज़्यादा ताकत हासिल कर रहे हैं, और वेस्ट के बाद हमारे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। तो हमें पश्चिमी सभ्यता को बचाए रखना है, या कम से कम यही मेरा मकसद था, यही वो तरीका था, यही मेरी एक्टिविज्म की दिशा थी। लेकिन मैंने तुम्हें करीब 1.5 साल पहले वीडियो में देखा था। सबसे पहले बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से बनाए गए वीडियो थे, लेकिन तुमने पहला कदम छोड़ दिया। ऐसा क्यों? देखो, जाहिर है तुम जानते हो ऐसे देश में पैदा होना जो खुद को 100% मुस्लिम बताता है और छोड़ने पर मौत की सजा देता है। तुम समझते हो कि आखिर में क्या होता है, और एक ऐसा समाज जहां हर कोई जाहिर तौर पर आस्तिक है कैसा दिखता है, जो उस समय भी सच नहीं था। तुम समझते हो कि चीजें कैसे चलती हैं और सोचते हो ठीक है, मैं देख सकता हूं कि अंत में क्या होगा, वो कैसा दिखेगा। वो है 100, ठीक है, 99। लेकिन क्या हो अगर राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से हम 50 से ऊपर हैं, हम 60 से ऊपर हैं। अचानक आपका समाज बहुत बहुत बुरा दिखने लगता है, क्योंकि इस्लाम में आप जानते हैं आपकी हर चीज जन्नत जाने के लिए होती है। ये आपके आसपास के लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए नहीं होती। ऐसे समाज में लोग अक्सर दुखी रहते हैं। यहाँ तक कि 60 नहीं, बस 10, 15, 20%। यूके में तो सिर्फ 8% है। देखिए उनका असर कितना है। ऑस्ट्रेलिया में अभी ये 3% है, यूके 3% पर था जब ग्रूमिंग गैंग की घटना हुई थी। सदी के मोड़ पर 2001 में ये 2.5% था। हाँ, ना तो कंजर्वेटिव और ना ही प्रोग्रेसिव। उनके लिए ये मायने नहीं रखता था, जैसे वे सब उसे छुपाने में शामिल थे। तो आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगा जब मैं छोटा था और जब मैं किशोरावस्था में थोड़ा विद्रोही था। मैंने ये सब अपनी धर्म त्याग प्रक्रिया के तहत झेला। मुसलमानों के साथ बहस करना, असल में बहुत कट्टर मुसलमानों के साथ बहस करना, इस्लाम या धर्म ग्रंथ की सच्चाइयों के बारे में, या कुरान और हदीस सच हैं या नहीं, या फिर कुछ और। ये सब कुछ मैंने ये सब कुछ झेला है। और आप भी पूर्व मुसलमान हैं, इसलिए समझ सकते हैं कि ये बहुत थकाने वाली चीज़ है। जैसे आप उन लोगों से बहस करने की कोशिश कर रहे हैं जो सच में मानना नहीं चाहते, या आपकी किसी भी दलील को गंभीरता से नहीं लेते। और ज़्यादातर समय दिन के अंत में हमें कुछ हद तक सफलता मिली। मैं अपनी मुहिम को पूरी तरह कम नहीं आंकना चाहता। हमें वाकई कुछ सफलता मिली थी। 2019, 2020 तक मुझे हजारों संदेश मिले कि मैंने बदल लिया है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया तुम्हारी वजह से या तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। क्योंकि जब वे ऊपर देखते हैं और हैरिस सुल्तान को जानते हैं तो वे मुर्तद नबी डेविड वुड और अन्य लोगों को भी जान जाएंगे। और वे एक इकोसिस्टम से परिचित हो जाते हैं। लेकिन यह कहने के बाद भी आप सही हैं, यह इतना थका देने वाला और ऊर्जा निकालने वाला है कि एक समय ऐसा आता है, कुछ हजार, 10,000, 1 मिलियन या 10 मिलियन भी हों, बड़ी तस्वीर में इसका खास असर नहीं होता। खासकर जब आपके पास 2 अरब मुसलमान हैं और उसी समय आप पश्चिम के इस्लामीकरण के खतरे का सामना कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे में जानते हो क्या, और मैं पहले ही जा चुका था और अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मेरा मतलब है, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने अभी कहा, वो एक दिखावा है, वो एक भ्रम है जो हम सब देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में कितने मुसलमान थे? शायद 1 लाख या उससे भी कम। अगली जनगणना में वहाँ 1 मिलियन होंगे। तो जैसे पिछली जनगणना में उसमें कुछ ऐसा था, लगभग 800 या ऐसा कुछ 800,000, लेकिन अगली जनगणना में ये आसानी से 1 मिलियन से ज़्यादा दिखाएगा। तो ये घातीय वृद्धि है। और अब
अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आप देख सकते हैं कि देश के सबसे ताकतवर राजनेताओं और कैबिनेट मंत्रियों में से एक टोनी बर्ग हैं, जिन्हें वॉटसन निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था, जहां से लंदन शूटर आए थे। अब वॉटसन में देश के किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में मुसलमानों की राष्ट्रीय औसत से 20 गुना अधिक आबादी है। 20 गुना। वाह, मुझे यह नहीं पता था। तो टोनी बर्ग का करियर मुस्लिम वोटों पर निर्भर है, सही है? ओह बिल्कुल। हाँ, तो अब वही है। इसमें सबसे बुरी बात यह है कि वो गृह मामलों और आप्रवासन के प्रभारी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अचानक कितना बुरा हो गया है। ये फिर से यूके जैसा ही हो गया है। हाँ, तो उसने क्या किया है? उसने लड़ाई की है। कौन ऐसा करने के लिए लड़ता है? उसने इस्लामिक स्टेट को वापस लाने के लिए लड़ाई की है। दुल्हनें ऑस्ट्रेलिया लौटी, आईएसआईएस की दुल्हनें। हाँ, उन्होंने इस साल की शुरुआत में चुपचाप ऐसा किया। हाँ, चुपचाप। किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद। हाँ, और अब पता चल रहा है कि उसने सक्रिय रूप से ऐसा करने के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं था कि बस ठीक है, मैं कुछ साइन कर दूंगा, बल्कि उसने सच में खुद ये किया। और फिर हमें पता चलता है कि वह एयरपोर्ट पर इन सभी गजा के शरणार्थियों से मिल रहा है, और जो भी है, जैसे वे वापस आ रहे हैं, और वह खुद एयरपोर्ट पर उन्हें स्वागत कर रहा है, जबकि पीछे से वे अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे हैं। जैसे वहाँ टोनी बर्ग है जो हेडलाइट्स में कंगारू जैसा दिख रहा है, मतलब वो एक अजीब सा नज़ारा था। आप कर सकते हैं। असल में अगर आप इसे गूगल करें तो आप टोनी बर्ग की एयरपोर्ट पे तस्वीर देख सकते हैं, और मुझे वो नहीं दिखती। हाँ, मुझे याद है। मुझे याद है जब सब लोग एंथनी को लेकर परेशान थे, तब मैंने वो खबर कवर की थी। अल्बनीजी ने 4000 गार्डन्स को प्रोटेक्शन वीज़ा दिए, जो अब तक किसी भी पश्चिमी देश में सबसे ज़्यादा है। मुझे लगता है सबसे नज़दीकी यूके है। शायद वहाँ सिर्फ कुछ 100 या ऐसा ही कुछ है। हाँ, यहाँ तक कि यूके जैसा देश भी ऐसा कर रहा है। और फिर हमारे पास अल्बनीजी हैं, जो ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं। हमें अब और ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। इस विचारधारा ने ऑस्ट्रेलियाई समाज और यूके समाज पर जो संस्कृति और सामाजिक छाप छोड़ी है, अगर किसी को 7 अक्टूबर से पहले कोई शक था, तो 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के बाद वो शक दूर हो जाना चाहिए था। इन लोगों ने जिस तरह से खुद को पेश किया, जिस तरह से ये लोग बाहर आकर सबसे बुरे नारे लगाए, और उन्होंने इसे सामान्य बना दिया। मुझे यूनाइटेड किंगडम और अल्बानीज भी याद हैं। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, जब जूलियन असांज सिडनी हार्बर ब्रिज की घटना हुई थी। वे कोशिश कर रहे थे, सरकार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वही समस्या हुई। हमारी अदालतों ने उसे अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि हम इसे बैन करेंगे। हिजबुल्लाह या हूथियों जैसे हिंसक झंडे हम बैन करेंगे। यही मौका था। उन्होंने इसे लागू नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। यही चीज हमने यूके में भी देखी थी। क्या आपको लगता है कि हमारे कानूनों, हमारे मानवीय कानूनों के कारण यह बेबसी है, जिन्हें बनाते समय इन लोगों के बारे में नहीं सोचा गया था? या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए वास्तव में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? अब अल्बनीज इसमें फंस गए हैं और उन पर सवाल उठ रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था। जैसे जब आप इसे सामान्य बना देते हैं तो लोग कहते हैं यहूदी कहाँ हैं, यहूदी कहाँ हैं। जब ऐसी भाषा या बयानबाजी या राजधानी की सड़कों पर ऐसे नारे आम हो जाते हैं, तो इसका नतीजा जरूर निकलता है। वैसे यह बॉन्ड बीच सबसे बुरा उदाहरण है। क्या आपको याद है कि वे सिडनी और मेलबर्न में रेस्तरां में आग लगा रहे थे? हाँ, सिनेगॉग्स में भी। सिनेगॉग्स में भी। तो ये सब एंथनी अल्बनीजी के कार्यकाल में हो रहा था। मुझे अल्बो और क्योस्टामा में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों ही वामपंथी हैं, दोनों ही लेबर पार्टी के नेता हैं। लेकिन मैं खुले दिमाग से सोचना चाहता हूँ। कभी कभी हम अपनी ही पूर्वाग्रहों में फंस जाते हैं। इसी वजह से मुझे तुम्हारा चैनल और तुम्हारी राय पसंद है दोस्तों। वैसे इनका चैनल जरूर देखें, द साइबरपंक डिंगो। बिल्कुल, आपको ये पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो हैं, अच्छी तरह से बनाए गए वीडियो हैं, और इनकी निरंतरता कमाल की है। तो आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर कुछ और वजह है? मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें हैं। एक बात जो मैंने कही है और अक्सर एक्स पर भी कही है, वो ये है, मेरा मानना है कि वामपंथ या आधुनिक राजनीतिक वामपंथ पश्चिम में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव की समस्या से निपटने में विशेष रूप से अक्षम है।
जैसे ये आपके लिए खास है। सिर्फ हर विदेशी संस्कृति नहीं, क्योंकि एक मुख्य सिद्धांत ये है कि हमें समाज को एक रूप बनाना है। हमें सभी सांस्कृतिक या धार्मिक मतभेदों को भूलना है। हम सब एक जैसे हैं। अगर यही आपकी मुख्य प्राथमिक मान्यताओं में से एक है, तो जाहिर है जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनकी बिल्कुल अलग मान्यताएं हैं, तो आपको दिक्कतें होंगी। क्या आपने दार्शनिक कार्ल पॉपर के सहिष्णुता के विरोधाभास के सिद्धांत के बारे में सुना है? तो अगर आप असहिष्णुता को सहन करते हैं तो अंततः आपका समाज बिखर जाएगा, वह अब सहिष्णु समाज नहीं रहेगा। तो आपको सक्रिय रूप से असहिष्णुता को बाहर निकालना होगा, और यह निर्वासन या किसी और चीज के लिए कोई उपमा नहीं है, लेकिन आपको समाज से असहिष्णुता को बाहर करना होगा। आप इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में असल में हुआ यह है कि आपने बुनियादी तौर पर लोमड़ी को मुर्गियों के घर में बुला लिया है और अब आप उसी लोमड़ी का बचाव कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है, एंथनी ऑल्बनीज ने बॉन्डी शूटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 5,000 से ज्यादा शब्द बोले। उन्होंने कभी इस्लाम, कट्टर इस्लाम, इस्लामिज्म या धर्म का उल्लेख नहीं किया। जैसे इन शब्दों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का जरूर जिक्र किया, लेकिन उसमें पहला आई किस चीज के लिए है वो ये नहीं बताएंगे। इजराइल, क्या पता नहीं। इजराइल में आई किसके लिए है? क्या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आई का अर्थ इजराइल है? हाँ, मैंने बहुत सारी साजिशों के बारे में सुना है। आप जानते हैं, पागल लोग भी ऐसा ही कहते हैं। मैंने देखा कि आपने कितनी जल्दी खुद को सही किया। ओ स्वाति, वो, ओह, यह निर्वासन के लिए कोई उपमा नहीं है। मैंने वो शब्द कई बार यूज किया है। मैं डिपोट लिखा मग लेने वाला हूं। मैं यह बात काफी समय से कह रहा हूं, शायद आपने भी देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यूके में जो होता है वही ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। यह मेरी पहचान बन गई थी। फिर मैंने कहना बंद कर दिया, जैसे 2 साल पुराने वीडियो ढूंढने हों। तो यह वास्तव में वास्तविक समय में हो रहा है। तो हमें पता है कि आपने कितने वीडियो देखे होंगे। ऐसे सैकड़ों वीडियो सच में हैं। यूके में रोज 30-40 लोग सोशल मामलों में गिरफ्तार हो रहे हैं। 30-40 लोग, हजारों पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मुझे पता है ज्यादातर को हल्की सजा मिली है। फिर भी यह आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सोच दर्शाता है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा है। पता नहीं आपने वीडियो देखा या नहीं, मैंने पोस्ट किया था। एक्स पर 2 मिलियन व्यूज मिले। मुझे हैरानी है कि ये इतना अच्छा चला। ये कैसे नहीं हुआ? तो इसे सुनिए। यह बहुत ही यूके जैसा है। दरवाजे पर दस्तक दो। कोई दरवाजे पे जोर से दस्तक दे रहा है। ओह, 1 मिनट रुको, मैंने ये देखा है। असल में बस एक जगह है। कैसे हो? अच्छे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? मैं बस बात करना चाहता हूँ। माइकल, क्या वो तुम थे? हाँ, क्यों? मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शायद तुम्हारा ध्यान सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट्स पे गया हो। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप उसे जाने दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, यही तरीका है जिससे वे माहौल का अंदाजा लगा रहे हैं। यही तरीका है जिससे वे शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मैं कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा में रहते हुए यूके की समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। आप भी कर रहे हैं। शायद आप उतने सीधे नहीं हैं जितना मैं हूं। मैं कभी कभी हो सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी दोस्त नूरिया एक समय पर यूके में कैमरे पर बात करने को लेकर चिंतित थी, और मैं ऐसा था। खैर, ये यूके है, ये एक पुलिस राज्य है। लेकिन जब से ये बॉन्डी बीच नरसंहार हुआ है, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये एक इस्लामवादी था जिसने 15 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मार डाला था। ठीक है, सिर्फ एक इस्लामवादी। और सरकार की प्रतिक्रिया ये रही है, चलो नाजी टैटू वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करें, चलो लोगों पर पाबंदी लगाना शुरू करें, चलो सोशल मीडिया पोस्ट्स पर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू करें। अगर आप कुछ भी ऐसा कहते हैं जिसे हम घृणा भाषण मानते हैं, तो आप दरवाजे की उम्मीद कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक, एक दस्तक दरवाजे पर, और इसीलिए मैं अचानक दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद कर रहा हूं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या ये विचार आपके मन में थोड़ा सा भी आया है? ओह बिल्कुल। आप जानते हैं, पहले दिन से ही, दरअसल मैं बॉन्डी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ब्लॉन्डी से भी पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान एक बहुत ही मशहूर वीडियो था जिसमें पुलिस एक गर्भवती महिला को गिरफ्तार कर रही थी।
मुझे लगता है वो मेलबर्न में था। उस वीडियो के बाद से उसने मेरी सोच बदल दी कि वे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि तब लोगों को कहना चाहिए था कि वह तो बस ऑनलाइन अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा था, कुछ गलत या पागलपन नहीं कर रहा था। मैं समझता हूँ ये महामारी के शुरुआती समय की बात थी, जब ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वे उसके घर में घुस रहे थे और उसे गिरफ्तार कर रहे थे, एक गर्भवती महिला को उसके बच्चों के सामने। फिर मैंने सोचा, रुको, लोगों ने सच में ये नहीं कहा कि ये बहुत गलत है। जो ऐसा कह रहे थे वे अल्पसंख्यक थे। मैंने सोचा, ठीक है, जैसे ही आप ऐसी किसी चीज को सामान्य बना देते हैं, सरकार को ये आइडिया मिल जाता है कि ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। और उस समय कंजर्वेटिव्स थे, वो गठबंधन सत्ता में था, तो सोचिए अब जब लेबर पार्टी सत्ता में है तो वे कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस्लाम या ऐसी किसी भी चीज का जिक्र करने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन आपकी बात भी सही है। हाल ही में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जानते हैं ड्रू पावलो को एक्स पर, शायद ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर ट्विटर पोस्टर। उसने पोस्ट किया क्योंकि वह अब्बू सैयद या वसाम हद्दाद, आईएसआईएस के उपदेशकों से बात कर रहा है, जिन्होंने बॉन्डी शूटर्स को कट्टरपंथी बनाया था, और उनसे मैसेजिंग कर रहा है। वे लोग घूम रहे हैं। हाँ, आगे पीछे। और जाहिर तौर पर पुलिस ने ड्रू को फोन किया और उससे हटाने के लिए कहा। इस दूर वामपंथी आदमी के बारे में एक पोस्ट जो गोलीबारी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। वे उस आदमी से नाराज नहीं थे जो कह रहा था कि गोलीबारी का निशाना जायोनिस्ट थे, इसलिए ये ठीक था। उन्हें उस आदमी से ज्यादा समस्या थी जिसने वो पोस्ट सबके देखने के लिए डाल दी थी। और मुझे ये काफी अजीब, काफी पागलपन लगता है, क्योंकि जैसे क्या किसी ने शिकायत की जैसे, और आपने शायद देखा भी होगा कि सेफ्टी कमिश्नर ने कुछ सच में अजीब चीजें की हैं। लगभग 1 साल पहले जब मारियो मरे इमैनुअल को कैमरे पर लगभग मार दिया गया था, और सोचिए उसने क्या किया, उसने तय किया कि पूरी दुनिया को वो वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे सोशल मीडिया। इसके असली लॉजिस्टिकल एंगल या इसकी प्रैक्टिकलिटी को भूल जाओ। एक बार कुछ इंटरनेट पर आ गया तो उसे हटाना और लोगों को चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वैसा है जैसे कुछ समंदर में गया हो, आप उसे वापस बोतल में नहीं डाल सकते। लेकिन इन लोगों का घमंड और अहंकार देखिए कि वे सच में सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम ये कैसे करेंगे। हम आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, उस सोशल मीडिया कंपनी को परेशान करेंगे, एलन मस्क से जंग छेड़ेंगे। उन्होंने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। हम मुख्यधारा मीडिया के बाद के युग में रहते हैं। चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं, यह संवाद का एक उच्चतर रूप है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बकवास है। हाँ, सच में बहुत बकवास है। बहुत सारी झूठी खबरें हैं, बहुत सारे गलत लोग हैं। शायद इसका कारण यह है हम सोशल मीडिया के मामले में अभी शुरुआती दौर में हैं। हाँ, मानव इतिहास के दौरान प्रक्रियाएं समय के साथ विकसित हुई हैं और वे समय के साथ बेहतर हुई हैं। लोग जानेंगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हाँ, हमने देखा है कि जो लोग एलेक्स जोन्स पर भरोसा करते हैं, एलेक्स जोन्स जैसे किसी व्यक्ति पर जो निश्चित रूप से एक सनकी साजिश सिद्धांतकार है, लेकिन आप जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। मैंने एलेक्स जोन्स की बहुत सारी पोस्टें देखी हैं जिन्हें मैंने कभी पसंद नहीं किया, और यहां तक कि एंड्रू टेट की भी। वे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो बिल्कुल सामान्य समझ की हैं। अब मैं देख सकता हूं कि जो लोग दूसरों पर हमला करते थे जैसे मैं करता था, अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो मेरी लड़ाई नहीं है जैसे मैंने किया है। अब मुझे चिंता करने के लिए और भी बड़ा कुछ है। पश्चिम में इस्लामवाद बढ़ रहा है और एलेक्स जोन्स भी इस्लामवादियों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वे नए गठबंधन बना रहे हैं, और यही हमने देखा है कि उदारवादी मुसलमान और कट्टरपंथी मुसलमान उदारवादी मुसलमानों के पास है। किसी तरह मैं पिछली बार इसके बारे में सोच रहा था। मुझे इस पर आपके विचार भी जानना अच्छा लगेगा। किसी कारणवश 7 अक्टूबर ने वास्तव में उदारवादियों और कट्टरपंथियों को एक दूसरे के करीब ला दिया है, क्योंकि उन्हें एक साझा लक्ष्य, एक साझा दुश्मन मिल गया है। इसीलिए आपके पास बुशा शेख्स या अन्य लिपस्टिक मुस्लिम भी हैं। हाँ, वे डैनियल हिकिकाच्यूज से सहमत हैं, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर किसी कारण से सहमत नहीं होते। लेकिन एक इकाई के रूप में, एक समुदाय के रूप में वे एक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, और यह ब्रिटिश मूल्यों या ब्रिटिश या मुख्यधारा के
ब्रिटिश समुदाय की कीमत पर आता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये मजेदार है कि आपने बुश के शो का जिक्र किया। उस सवाल से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे नहीं पता कब की बात है, शायद कुछ महीने पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह एक पैन इस्लामिक, एकीकृत पैन इस्लामिक राज्य चाहती हैं, जहां आप जानते हैं ज्यादातर राज्य एक साथ आ रहे हैं। एक इस्लामिक खिलाफत, वही आईएसआईएस है, वही आईएसआईएस है। हाँ हाँ, मैं सोच रहा था ये तो उदारवादी हैं, पर लगता है ये भी वही चाहती हैं जो आईएसआईएस चाहता है। स्पष्ट रूप से कट्टरपंथी कौन है? ये बहुत दिलचस्प है। मैंने उस समय भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन हाँ, ये आपके सवाल से वाकई जुड़ा हुआ है और मैं सहमत हूं। 7 अक्टूबर के बाद से मुझे लगता है कि हमने सीमाओं को धुंधला होते देखा है और मुझे लगता है कि शायद इससे खतरा और अधिक स्पष्ट हो गया है। मुझे लगता है सवाल है कि अगर ये आंदोलन राजनीति में अहम पकड़ बना ले तो क्या होगा। हम टोनी बर्क्स की स्टारमा और गाजा की स्वतंत्रता को देखते हैं। उदाहरण के लिए यूके में हम देखते हैं कि वे क्या कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि यूके में अगले चुनाव में गाजा स्वतंत्रता समर्थकों की संख्या शायद बढ़ने वाली है। और दुर्भाग्य से उनका चुनावी सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से बहुत अलग है, जहां ऑस्ट्रेलिया में आप जानते हैं सिर्फ एक मुद्दे के लिए आपको निचले सदन की सीटें नहीं मिलती हैं। लोगों को जैसे आपको ऊपरी सदन में मिल सकती है, लेकिन बाकी जगह नहीं मिलती। और मुझे लगता है अब हम देख रहे हैं, जैसा कि मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था, ये सवाल अब भी मुझे उलझन में डालता है। असल में उदारवादी और कट्टरपंथी में क्या फर्क है? मेरे दिमाग में एक कट्टरपंथी वह है जो इस्लाम को वैसे ही मानता है जैसे उसे माना जाना चाहिए। जितना अधिक आप कुरान का पालन करते हैं, जितना ज्यादा आप कट्टरपंथी बनते जाते हैं, उतने ही ज्यादा आप चरमपंथी बनते जाते हैं। जितनी आपकी आंखों में पागलपन बढ़ता है, उतना ही आप इस्लाम का पालन कम करते हैं। यही एक उदारवादी या प्रगतिशील होता है। जाहिर है मैं और ज्यादा प्रगतिशील मुसलमान देखना चाहता हूं और ज्यादा समलैंगिक मुसलमान देखना चाहता हूं। आप जानते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि धर्म में किसी तरह का सुधार हो और शायद पूरी तरह से बदल भी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वही है। वो मुसलमान नहीं, तकफीर होगा। तो असल में मुझे पता है कि वो कुछ बिल्कुल अलग होगा। मैंने पिछले रविवार बरका शो के इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में सोचा था। मैंने कहा, तुम सही हो। मैंने इसे अपनी किताब में लिखा और बताया कि ये एक पेचीदा सवाल है। कोई जो इस्लाम को गंभीरता से नहीं लेता, उससे भी दूर कोई व्यक्ति असल में एक अच्छा मुसलमान है। वो जिहाद में विश्वास नहीं करता, वो महिलाओं को दबाने में विश्वास नहीं करता, वो लगभग एक नारीवादी है। तो जितना दूर वो इस्लाम से है, उतना ही अच्छा इंसान है। जिसे हम आमतौर पर एक अच्छे मुसलमान के रूप में जानते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से वो असल में अच्छा मुसलमान नहीं है, बल्कि वो असल में बुरा इंसान है। वो उस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा। और वे कट्टरपंथी हैं जिन्हें हमने बुरा कहा था। वे इस्लामी सिद्धांत और धर्मशास्त्र के अधिक निकट हैं। लेकिन मैं इस परिभाषा को थोड़ा और परिष्कृत करता हूं, खासकर 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया को देखते हुए। तो कट्टर और एक उदार या लिपस्टिक मुसलमान के बीच एकमात्र अंतर क्या है? जैसा भी आप इसे परिभाषित करना चाहें, बेशक हर कोई इस श्रेणी में नहीं आता। हमें एक ऐसी परिभाषा बनानी होगी जो जितनी संभव हो सके उतनी समावेशी हो, खासकर 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया में। उदार और कट्टरपंथियों के बीच एकमात्र अंतर उनका अनुप्रयोग है। वे बुनियादी मूल्यों पर सहमत हैं। अल्लाह ब्रह्मांड के रचनाकार हैं और उन्होंने शरीयत दी है। एक वीडियो है, मैं आपको वह वीडियो दिखाता हूँ। यह वाकई बहुत कुछ बताता है। मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूँ। मैंने इसे अपनी हाल की एक वीडियो में चलाया था। मुझे लगता है आपने इसे देखा है। हाँ, इसे सुनिए। कमरे में मौजूद सभी लोग, आप में से कितने लोग सामान्य मुस्लिम हैं? आप चरमपंथी नहीं हैं, आप कट्टर नहीं हैं, बस सामान्य सुन्नी मुस्लिम हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं। जिन्हें हम अच्छे मुस्लिम मानते हैं, हम अच्छे लोग हैं। सब लोग देखिए। सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग इससे सहमत हैं? कुरान और सुन्नत में जो सजाएं बताई गई हैं, चाहे वह मौत हो, चाहे वह व्यभिचार के लिए पत्थर मारना हो, जो भी हो, अगर वह अल्लाह और उसके रसूल से है तो वह इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन सजा है और यही हमें दुनिया में लागू करना चाहिए। हर मध्यमार्गी मुस्लिम, हर लिपस्टिक मुस्लिम, चाहे उन्होंने बुशिक की तरह हिजाब पहना हो या किसी भी तरह के मुस्लिम हों, चाहे वे आपके साथ नाइट क्लब भी जाएं, इस सवाल पर वे कहेंगे, हाँ। अगर मैं मानता हूं कि अल्लाह ही सच्चा खुदा है, तो उसके कानून, सजाएं, व्यस्कों को फेंकना,
समलैंगिकों की सजा भी स्वीकार करनी होगी, या वे इसके लागू होने के तरीके पर असहमत हो सकते हैं, जैसे कि हम शरिया को कैसे लागू करें। और खैर, चलिए ये वीडियो देखते हैं। कौन इससे सहमत है? लो, सब लोग। अल्लाहु वकवा। क्या आप सब कट्टरपंथी उग्रवादी हैं? हाँ। वे सिर्फ इसके लागू करने के तरीके से असहमत हैं, और इसी वजह से मैं कहता हूं, ये अच्छे मुसलमान, उदारवादी मुसलमान, लिपस्टिक मुसलमान, ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी समाज में बदलाव हमेशा आर्थेसिस वाकई कट्टर क्रांतिकारी लोग ही लाते हैं। हाँ, वही लोग बदलाव लाते हैं और बाकी सब बस उनका अनुसरण करते हैं। वे बस लाइन में लग जाते हैं। यही हुआ था ईरान की इस्लामी क्रांति में, बोल्शेविक क्रांति में। हर कोई सहमत नहीं होता। आपके पक्ष में जनता के 51% होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि ये सारे वो लोग क्यों कहते हैं, ओह ये तो सिर्फ 6 हैं और उनमें से भी सिर्फ 3 महिलाएं हैं। उनमें से एक भी मोहम्मद हिजाब जैसे कट्टरपंथी नहीं होंगे। लेकिन वे उन्हें कम आंकते हैं, क्योंकि मोहम्मद हिजाब जैसे लोग भी ऐसा कहते हैं। उनके पास 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया से। उनमें से ज़्यादातर वे कट्टरपंथियों को भी कम आंक रहे हैं, लेकिन वे मध्य मार्गी दिखावे की अहमियत को भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। मुसलमान जो पूरी तरह से अप्रासंगिक होने वाले हैं, वे सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब है ये प्रगतिशील लोग खुद को क्या समझते हैं। मोहम्मद हिजाब को देखो, ये 1 मिलियन नहीं है, मुझे सही संख्या नहीं पता। बिस्सी नहीं, वे पाकिस्तानी नहीं हैं। वे अधिकतर ब्रिटिश या अमेरिकी मुस्लिम हैं। वे बस आपके आम मध्यम रोजमर्रा के मुस्लिम हैं। वे आईएसआईएस के अनुयायियों का कोई झुंड नहीं है। और एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का वह इंटरव्यू देखा है या नहीं। तो एंथनी अल्बनीज ने कुछ ऐसा कहा, मुझे लगता है कि उनसे एक बहुत ही खास सवाल पूछा गया था, जिसमें वह इस्लाम शब्द का इस्तेमाल किए बिना जवाब नहीं दे सकते थे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा वह था, ओह शूटर्स या बंदूकधारी अभ्यास कर रहे थे। शायद इस्लाम का एक विकृत रूप जिसे आईएसआईएस इस्तेमाल करता है, और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि आईएसआईएस अपने चरम पर, जब वह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था, जब उसने सीरिया और इराक के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया था। वे एक मैगजीन जारी करते थे जो अंग्रेजी में लिखी जाती थी, उसका नाम था दादिक। शायद आप इसकी कॉपियां डार्क वेब पर भी ढूंढ सकते हैं। उन्होंने वास्तव में उदारवादियों, उदार मुस्लिमों को चुनौती दी, जिन्हें वे वास्तव में सभी मुरतद मानते थे। उन्होंने उन्हें चुनौती दी कि वे कुरान या हदीस में ऐसी कोई भी बात ढूंढें जो उन इलाकों में उनके किए जा रहे कामों के खिलाफ हो। या मोहम्मद ने कभी नहीं किया। यह आम तर्क है जो हमने इस्तेमाल किया है। आईएसआईएस ऐसा कुछ भी नहीं करता जो मोहम्मद ने खुद न किया हो या उनके साथियों ने न किया हो। ओह बिल्कुल, एक भी चीज नहीं है। हाँ, वे उन दिनों में वापस जाना चाहते थे। वे बिल्कुल वैसे ही जीना चाहते हैं। और सच कहूं तो, ईमानदारी से कहूं तो, तालिबान, मुझे लगता है कि जिस तरह वे महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं और जिस तरह वे अपने समाज की संरचना करते हैं, वह शायद बहुत करीब है किसके? बहुत पास, फिर भी पास नहीं। मोहम्मद के इस्लाम की तुलना में तालिबान को मोहम्मद की दुनिया में बहुत उदार माना जाता। बिल्कुल, वे ऐसे ही होते। तुम बहुत जागरूक हो। मोहम्मद किसी को जागरूक कह रहे हैं? और तालिबान में से भी। हाँ, ये बहुत दयनीय है। मेरा मतलब है, आत्मघाती सहानुभूति शायद सही शब्द है। मैं अमेरिका की ओर भी बढ़ना चाहता हूं, तो ऑस्ट्रेलिया तो तय ही है। हमारे सामने अगले कुछ साल बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, कम से कम अगले चुनाव तक। मैं पूरी तरह से जा रहा हूँ। पॉलिन हैंसेन, मुझे लगता है हमें उनके जैसी किसी की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारा हाल ही में देखा वीडियो देखा, मैंने भी ऐसा ही वीडियो बनाया था कि ये कोई संयोग नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि वन नेशन खत्म हो गया है, उन्हें सच में कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी अभी यूके में क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस में क्या हुआ, मरीन ले पेन एएफडी रिफॉर्म के साथ। मैं समझता हूं कि ये सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन ये सब कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां हैं। और ऐसा किसी वजह से हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूके जैसे देश में, जहां टोरीज और लेबर मुख्यधारा में रहे हैं, यह लगभग 140-150 सालों से एक द्वैधाधिकार जैसा है। जब राजनीतिक पार्टियां अप्रासंगिक हो जाती हैं, तो आप सभ्यतागत प्रभाव देखते हैं
जैसे 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उदय। जब राजनीतिक पार्टियां बदलती हैं तो इसका मतलब है कि विचारधारा लगभग खत्म हो चुकी है, यानी वामपंथी लेबर विचारधारा मर रही है। लोग प्रतिक्रिया देंगे, लोग इसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग बस हार मान लेंगे और खत्म हो जाएंगे। खासकर पश्चिम जैसी महान सभ्यता। तो अब अमेरिका में चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो रही हैं। स्पष्ट है, अमेरिका एक बहुत अलग देश है। ये पूरी तरह से एक अलग ही चीज है। ये अपने आप में एक दुनिया है। और ट्रंप अपनी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट हिरासतों के साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को करना चाहिए। वैसे शायद आप मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन 20 साल पहले ये आम बात थी। प्रवासियों से अपेक्षा थी कि अगर वे ऑस्ट्रेलिया या यूके में वीज़ा से अधिक रुकें तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। आपको कोई लाभ या विशेष अधिकार नहीं मिलता। आप यहाँ या तो एक छात्र के रूप में हैं या फिर वर्क वीज़ा पर आए हैं और आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आप राज्य की जिम्मेदारी नहीं हैं। मुझे नहीं पता ये बदलाव कब आया और कब हमारी सोच बदल गई कि हमें कुछ मिलना चाहिए। शायद कोविड ने ये सब बहुत बदल दिया। तो खैर, अमेरिका में मैंने देखा है कि वहाँ की एंटी इस्लाम मूवमेंट या इस्लामिज़म के खिलाफ जो प्रतिक्रिया है उसने रफ्तार पकड़ी है। मुझे नहीं पता आपने जेक पॉल और वैलेंटीना गोमेज के वीडियो देखे या नहीं। वो अलग स्तर के हैं। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया या यूके में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? और जाहिर है इस सोमाली धोखाधड़ी घोटाले और बाकी सबके साथ। हाँ, आपको क्या लगता है अमेरिका इस घोटाले पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? मुझे लगता है प्रतिक्रिया कड़ी होगी। अमेरिकियों को यह एहसास अब तक नहीं था जब तक पिछली बार नहीं। इस साल मेरे लिए अमेरिका के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, खासकर जब बात इस मुद्दे की आती है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझ पाए थे हालात कितने खराब थे। उदाहरण के लिए डेबोरा अब एक बहुसंख्यक अरब मुस्लिम शहर है। मुझे नहीं लगता हमने पहले ही खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन लोग तब तक परवाह नहीं करते जब तक उनके पास बम न फटे। लोग परवाह नहीं करते क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। मुझे लगता है मंडानी के न्यूयॉर्क सिटी में चुने जाने पर लोग वाकई हैरान थे, क्योंकि नील वो मुस्लिम नहीं है। वैसे नहीं, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। वो एक वोक है, थोड़ा इस्लामिस्ट भी है। मुझे नहीं लगता कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में है। हाँ, मुझे लगता है कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में है क्योंकि वो वोक है। इसीलिए हाँ, और जैसा कि हम जानते हैं जो बहुत वामपंथी होते हैं उनका झुकाव होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका दिखावा भी थोड़ा अजीब था, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब वे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास वो मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ साल पहले, तो वो एक बड़ा मुद्दा था। और अब जहान अमदानी, जाहिर है वो इन मस्जिदों में जा रहे हैं। वे उन उपदेशकों से बात कर रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने की कोशिश की थी और न्यूयॉर्क में 10,000 इस्लामिस्टों के मार्च की बात की थी। आप जानते हैं ये वही लोग हैं जिनके साथ वो उठता बैठता है। तो सवाल उठता है कि ठीक है, ये सब कैसे हुआ? और इसका एक साफ जवाब है। अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देश में आने दिया जो अमेरिकी जीवन के अनुकूल नहीं है, और अब उनके पास राजनीतिक शक्ति है। आपने उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया है, माफ कीजिए, और जाहिर है कि इससे चीजें बदलेंगी। वे लगभग एक अलगाववादी प्रकार का समाज चाहते हैं। मुझे लगता है चाहे आप यहाँ देखें यूके या अमेरिका, लेकिन फर्क ये है कि अमेरिका बहुत बड़ा है और उनके पास फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट्स नाम की चीजें हैं जो बहुत बड़ा फर्क बनाती हैं। मुझे लगता है कि वैलेंटीना गोमेज जो कर रही हैं, मैं नहीं कह सकता। मैंने कुछ ऐसा देखा है जो आपके सामने है, ये लगभग बहुत अजीब है, लेकिन वो कर रही हैं। और जैक लैंग जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बहुत ही सामने सामने है। शायद ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है, पर मुझे लगता है ये बातचीत शुरू करता है। ये कट्टरपंथियों को सबके सामने ले आता है। लेकिन मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि इसमें एक स्पेक्ट्रम है। तो जब हम एक मुस्लिम के तौर पर शुरुआत कर रहे थे तो कुछ लोग थोड़े ज्यादा आक्रामक थे, कुछ लोग थोड़े ज्यादा विनम्र थे। लोग हमेशा कहते थे उनका अपमान नहीं, सिर्फ आलोचना करो। आप उस समुदाय की बात कर रहे हैं जो सरेआम मारने में विश्वास रखती है। अगर आप शांति का जिक्र न करें, उन पर शांति हो मोहम्मद के साथ, ठीक है, तो आप इन लोगों से निपट रहे हैं। तो मैं कहूँगा हर तरह की आलोचना, हमला, मजाक, सब कुछ की अनुमति होनी चाहिए, जहाँ तक बात
एक विचार की है। हाँ, आप और मैं, शायद हम ऐसा नहीं करेंगे। कुछ हद तक सामान्यता होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा असर करेगा, किस पर असर पड़ेगा, कौन सा तरीका काम करेगा, आपको नहीं पता। अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो इस्लाम की आलोचना करती है और जिसे एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ने लिखा है, तो जरूर, अगर वो आप जानते हैं। अगर आपकी रुचि है तो ठीक, लेकिन कई लोग हैं। हम एक बहुत ही अलग दौर में रहते हैं। हम सोशल मीडिया और टिकटॉक के युग में रहते हैं। मुझे लगता है अब सब चलता है। और जहां तक आलोचक पर हमला करने या किसी विचार की आलोचना करने की बात है, आपको जो करना है करने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी भद्दा क्यों ना हो। बस यही है, यही पश्चिमी सभ्यता की प्रकृति है और अमेरिका सभी देशों में उसका केंद्र है। मेरा मतलब है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मजाक के प्रति उनका रवैया बिल्कुल अलग है। यूरोप ने हार मान ली। चार्ली हेब्दो के समय वे ऐसे थे, ठीक है, नहीं। जब डेनिश कार्टून हुए, सही, हाँ। अमेरिका अलग था। उन्होंने साउथ पार्क किया, वो ऐसे थे, नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो लेफ्टी मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे CNN वगैरह, वो थे। मुझे क्रिस्टोफर हिचेंस का इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने CNN होस्ट से कहा था, चलिए मान लेते हैं आप कार्टून नहीं दिखा रहे क्योंकि आप मुस्लिमों की प्रतिक्रिया से डरते हैं, इस्लाम के सम्मान के कारण नहीं। यही वजह है कि आप डेनिश कार्टून नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने ये 2006 या 2007 में कहा था। वो समय बहुत अलग था, यहाँ तक कि CNN भी बहुत अलग था। उस समय वे थोड़े राष्ट्रवादी हुआ करते थे। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि ये एक दायरा है और इसी तरह संस्कृतियाँ भिन्न होती हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया से अलग है, वैसे ही अमेरिका इन दोनों से काफ़ी अलग है। और मुझे लगता है, हाँ, और एक और बात यह है कि जाहिर है कुछ लोग ऐसा करते हैं और उसमें एक तरह की पैरोडी भी होती है। पर आपको सवाल को अलग नज़रिए से देखना होगा। अगर कोई वैलेंटीना गोमेज या जेक लैंग ईसाई धर्म के बारे में ऐसा कर रहे होते तो क्या आप उतना ही परेशान होते? क्या मुख्यधारा प्रेस परेशान नहीं होती? उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये सामान्य हो गया है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा क्वीन जीसस को घसीटते हैं, लेकिन वे अक्सर ईसाइयों के लिए बेहद आपत्तिजनक चीजें करते रहते हैं। ये इतना सामान्य हो गया है। हाँ, तो मेरा मानना है कि ये आपके सामने है क्योंकि ये सामान्य नहीं है। मैं स्ट्रांगली महसूस करता हूं कि इन्हें सामान्य बनाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैंने कुछ ही समय पहले, शायद कुछ हफ्ते पहले, मोहम्मद के पूरे जीवन पर एक वीडियो बनाया था, एक ऐतिहासिक वीडियो जैसा। वो सिर्फ इतिहास था। सही है, कोई मजाक नहीं था। मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मजाक नहीं था, बस मोहम्मद का धर्मनिरपेक्ष वस्तुनिष्ठ इतिहास था। अब मेरे दिमाग में ऐसा कोई वीडियो शायद 2005 में या जो भी हो, अगर कोई अयान हर्सी अली जैसी, आप जानते हैं उनके साथी जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, मारे गए, तो ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई फिल्म बेहद विवादास्पद होती। आपको शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आज की दुनिया में मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं बस एक आम आदमी हूं। आप जानते हैं, जैसे कि मैं कोई फिल्म निर्माता या ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा वीडियो बहुत सारे लोगों के देखने के लिए डाल सकता हूं और मुझे लगता है यही फर्क है। और मुझे लगता है कि इस स्तर की सामान्यीकरण की जरूरत है ताकि इस्लामवाद और यहां तक कि इस्लाम को भी एक धार्मिक विचारधारा के रूप में आलोचना से ऊपर न समझा जाए। मुझे लगता है कि इसे रोकना जरूरी है। राजनीतिक ताकत दबाव डाल रही है जो हर जगह दिख रहा है। सौभाग्य से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बोंडा शूटिंग को कट्टरपंथी इस्लाम का नतीजा बताया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, भले ही धीरे से कहा हो, कि हम कभी नहीं सीखते। हाँ, हम कभी नहीं सीखते। जैसे आप बार बार ऐसे लोगों को लाते रहते हैं जो आपको बताते हैं कि हम आपसे नफरत करते हैं, हम आपके नियमों के हिसाब से नहीं चलते। हाँ, हम ये बार बार करते रहेंगे और हमारे पास अब भी ऐसे लोग हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि उनकी एक मान्यता है कि सभी संस्कृतियां बराबर हैं, हमें किसी तरह सबके साथ मिलकर रहना है। क्या आपने देखा है ये कितना दयनीय है? क्या आपने एल्बो का वो दयनीय बयान देखा जिसमें उसने कहा, ओह, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आपको अपने विचार दरवाजे पर छोड़ने होंगे। हाँ भाई, तुम किस बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हो? तुमने अभी अभी ऐसे लोगों को यहाँ लाया है जिनकी सदियों पुरानी शिकायतें हैं। सही है, सदियों पुरानी। अगर इजराइल फिलिस्तीन की बात जोड़ना चाहो तो वो भी करीब 75 साल पुरानी, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हाँ,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में हैं या मुसलमान हैं तो आप फिलिस्तीन की तरफ ही होंगे। यही है तुम्हारा छोटा सा दयनीय भाषण या तुम्हारी सलाह कि तुम्हें इसे दरवाजे पर ही छोड़ देना चाहिए। ये काम नहीं करेगा भाई। हाँ। तो ये बहुत ही दयनीय है, बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे नहीं पता ये कहाँ जाकर रुकेगा। निश्चित रूप से हम दिलचस्प समय में जी रहे हैं। दोस्तों, वो साइबरपंक डिंगो हैं, उनका चैनल जरूर देखें। मुझे लगता है मैं आपके सारे वीडियो एक साथ देखने वाला हूं क्योंकि इनके थंबनेल्स देखो, आपने वाकई में कुछ जबरदस्त बनाए हैं। हाँ, इनमें से कुछ तो मुझे इन लोगों को देखना ही है। साइबरपंक डिंगो का शानदार यूट्यूब चैनल जरूर देखें। मैं तो बस यूं ही बकवास करता हूं, लेकिन वह बहुत अच्छे वीडियो बनाता है। काश मैं भी ऐसा कर पाता। लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत शानदार है कि आप हमारे साथ हैं क्योंकि आप कमाल का काम कर रहे हैं। धन्यवाद हैरिस सुल्तान, आपसे फिर बात कर अच्छा लगा। हमेशा ये करना मज़ेदार होता है। बिल्कुल, अगली बार तक।